नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा निकेतन विद एके में। दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला का दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे और जिन विद्यार्थियों ने ये इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वो हमारे चैनल शिक्षा निकेतन विद एके को सर्च करेंगे और पहला पार्ट आपको उसमें मिल जाएगा हिंदी वर्णमाला का। वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला का जो पहला पार्ट है उसमें मित्रों हमने स्वर को बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट किया है। जैसे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, समृद्ध स्वर क्या है, विभ्रत स्वर क्या है, अर्ध समृद्ध क्या है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जो भी वर्गीकरण होते हैं हमने सारे वर्गीकरण उसमें कंप्लीट किए हैं। और जो विद्यार्थी नए हैं इस वीडियो में वो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपके पास आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा चैप्टर। आज का देखिए दोस्तों, हमने इस प्रकार से इसमें पढ़ा था वर्णमाला क्या है, अयोगवाह, उच्चारण में समय लगने के आधार पर, स्वरों के भेद, ओठ की आकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और जीभ की स्थिति के आधार पर, मूल स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है, संधि स्वर किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें हमने प्रथम पार्ट कंप्लीट किया था। तो आपसे आग्रह है कि आप जाएं और उसमें प्रथम पार्ट को पहले देखें, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात बता दूं, जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जिनको बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता के द्वारा ही व्यंजनों का उच्चारण होता है। हम सब जानते हैं कि जो व्यंजन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्वर छिपा हुआ होता है। इसी के विपरीत जब हम स्वर की परिभाषा देखते हैं तो स्वर क्या होता है? वे वर्ड जिनको बोलते समय या जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर छुपा होता है और अधिकतर स्वरों में व्यंजनों में आ स्वर ही छुपा होता है, जो छोटा आ होता है वो। ठीक है दोस्तों, अब देखो, व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। कुल वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो व्यंजन हैं का से लेकर और पा तक ये हमारे वर्ग कहलाते हैं। जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये कुल मिला के इसमें 5 वर्ग होते हैं। वर्ग का मतलब दोस्तों इसमें ये है जैसे का, खा, गा, घा, घा, इंग्या, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इस पूरी लाइन को हम टा वर्ग के नाम से जानते हैं, चा वर्ग के नाम से जानते हैं, का वर्ग कहेंगे। जब भी हम कहें कि इसमें का वर्ग है तो आज इसका मतलब है कि का वर्ग में आने वाले 5 अक्षर, इसलिए इसे का वर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। कितने? क, च, ट, त और पा। ये कुल मिला के 5 वर्ड हैं। ठीक है, और 5 वर्गों, पांचों वर्गों के 5-5 अक्षर होते हैं। तो ये कुल मिलाकर 25 व्यंजन बनते हैं जिनको हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ ले कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 25 होती है। कौन कौन से? तो प्रत्येक वर्ग में आने वाले 5 अक्षर। और वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। आप इसको कचट तप के नाम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो है वो देखो, या, रा, ला, वा, और फिर सा, सा, हा, उसके बाद छे, त्र, ज्ञा, ये कुल मिलाकर आपके अन्य व्यंजन होते हैं। जैसे अन्न का मतलब क्या है? देखिए, इसमें जो या, रा, ला और वाह है इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। सीधा सीधा प्रश्न में एग्जाम पूछता है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है या निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद सा, सा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। सा, सा, हा को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखो। ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए इनको बोलते समय मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है, एक हवा, गर्म हवा बाहर निकलती है, जिसे ऊष्मा कहते हैं। आप खुद भी बोलकर ट्राई करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्षेत्रज्ञ, और इसके साथ एक और वर्ड आता है स्रा। इनको चारों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनको चारों मिलाकर क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब देखो संयुक्त व्यंजन क्या होता है। जैसे हमने संयुक्त स्वर भी पढ़े थे। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि वे स्वर जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन में भी होता है कि वे व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। कितने हैं संख्या में? 4 हैं। कौन कौन से हैं? क्षेत्रज्ञ और स्रा। श्री वाला स्रा जो अपना होता है। अब देखिए इसमें यहाँ पे इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया, एक तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो संयुक्त व्यंजन, देखिए जो 6 है उसका निर्माण का और सा से हुआ है, और त्रा का निर्माण किससे हुआ है? ता और रा से हुआ है। और जो ज्ञा है, ज्ञा, उसका निर्माण किससे हुआ है? जा और या से हुआ है। किससे हुआ है? जा प्लस या से हुआ है। और स्रा है, उसका निर्माण सा प्लस रा से हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो 6 है या त्रा है, ज्ञा है और स्रा है, इसका जो प्रथम वर्ड होता है वो हमेशा आधा होता है। क्योंकि हम व्यंजन में भी देखते हैं, जब व्यंजन पढ़ते हैं उसमें जैसे मान लीजिए का निर्माण कैसे होता है? तो का प्लस आ, क्योंकि इसको बोलते समय आप देखिए कि जब हम इसे उच्चारित करेंगे तो का बोलने के बाद एक आ ध्वनि निकलती है बाद में मुख से। इसलिए ये जो है आपका, वैसे तो इसे संयुक्त व्यंजन नहीं कहा जाता है, प्रत्येक व्यंजन इसी प्रकार से बना होता है। तो ये बात आप याद रखना कि संयुक्त व्यंजन का प्रत्येक वर्ड, जो वर्ड होगा वो आधा होगा। जो हलंत लगा है इसका मतलब होता है आधा वर्ड। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात आती है कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं, या प्रयत्न के आधार पर उच्चारण स्थान क्या होते हैं, सघोष अघोष क्या है, अल्प प्राण महाप्राण क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए यहीं पे है, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा गौर से देखिए, आसानी से, कोई कठिन चीज़ नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो इसमें जो का वर्ग है पूरा, का, खा, गा, घा, इंग्या और का, ये जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है दोस्तों? कंठ। कंठ किसे कहते हैं? अपना जो सिंपल भाषा में कहे तो गले को कंठ कहा जाता है। और इनको बोलते समय पूरा गले का सहारा लिया जाता है। ये जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो कंठ से निकलती हैं, गले से निकलती हैं, जैसे कि ये गले में बैठी हुई हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चा वर्ग, पूरा चा वर्ग, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। और टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब देखिए इसमें तालु किसे कहते हैं? तालु का मतलब है जो हमारा तालु होता है, तरुआ होता है, एक तरीके से सिंपल भाषा में, अपनी देसी भाषा में कहें तरुआ। वहाँ पर इन वर्डों को बोलते समय जो हमारी जीभ है वो उसको टच करेगी। आप एक बार बोल के देखो, चा, छा, जा, झा, जो पूरी जीभ है उसका टच करती है ऊपर तालु में जाके, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु माना गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अगला है मूर्धा। मूर्धा क्या है? देखो इसमें जो मूर्धा का उच्चारण स्थान है वो कौन कौन से? पूरा टावर, टा, ठा, डा, ढा, णा। मूर्धन्य का जो मतलब होता है जो तालु का हमारा ठीक आगे का भाग और दंत का ठीक पीछे का भाग, जो बीच का भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। और वहाँ पर जीभ का अगला सिरा टच करता है, जैसे टा, ठा, डा, ढा, अणा, मुड़कर जीभ का अगला भाग टच करता है, तो इसलिए इसे मूर्धा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, दंत। अब दंत तो आपको सबको पता है कि दंत में इनको बोलते, ये जो वर्ड है ना, ता, था, दा, धा और ना, इनको बोलते समय जीभ का अगला भाग
हल्का सा दांतों में टच होता है। ठीक है दोस्तों। और पावर्ग, पावर्ग ओष्ठ है इसका उच्चारण स्थान, क्योंकि आप जब ये पावर्ग के पांचों अक्षरों का उच्चारण करेंगे या इनको बोलेंगे तो बोलते समय जो ओठों का ही प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। यदि आपका ऊपर का ओठ हटा दिया जाए तो आपको ये वर्ड बोलने में काफ़ी समस्या आएगी और इनका सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं। एक बार आप बोल के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, पा फा बा भा और माँ। ठीक है दोस्तों। तो ये तो है मुख्य मुख्य उच्चारण स्थान जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं उनके। अब देखो 25 स्पर्श व्यंजन हैं, उसके अलावा 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हैं और 4 ऊष्म व्यंजन हैं। 25 4 4 8, 25 और 8 मिलाकर ये कुल 33 स्वर गिने जाते हैं। 6 तृग्या और ये स्रा है, ये संयुक्त व्यंजन है, इनको हम व्यंजन में नहीं गिनते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि उच्चारण प्रयत्न के अनुसार ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से इसमें आते हैं। तो सबसे पहले देखो मित्रों, सीधा प्रश्न यहाँ से बनता है कि कौन सा वर्ण अल्प प्राण है और कौन सा वर्ण महाप्राण है। अल्प प्राण महाप्राण से क्वेश्चन हर बार पुटअप किया जाता है, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है और सीधा सीधा पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा वर्ण सघोष है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण है, कौन सी ध्वनि महाप्राण है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। अब देखो मित्रों, अभी तक तो हम पूरा वर्ग इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, तो आप थोड़ा इसमें गौर से देखिएगा और साथ साथ में पेन और रफ कॉपी साथ में लेकर बैठिए। अगर पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो नोट्स भी तैयार करते जाइए और जिनके नोट्स बने हुए हैं वो अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं, जो भी कमियां हैं उसमें सुधार कर सकते हैं। तो कागज़ पेन ज़रूर लेकर बैठें ताकि आप उसमें कुछ नोट कर पाएँ। देखिए मित्रों, सबसे पहले अल्प प्राण और महाप्राण को देख लेते हैं। इसमें जो अल्प प्राण होते हैं उनको बोलते समय हमें कम जोर लगाना पड़ता है। सीधी सी बात है कि जिन ध्वनियों को बोलने में कम जोर लगाना पड़े उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिन ध्वनियों को बोलने में ज़्यादा जोर लगाना पड़े उन्हें महाप्राण कहते हैं। जब आप नॉर्मली, वैसे तो ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है, उसी फ़र्क को हम समझ लेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखो जैसे इसको हम बोलते हैं का में को बोलते समय हमें जो है ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, और जब हम खा बोलेंगे तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा बोलते समय। का, खा, गा, घा, इंग्या। अब देखो हमारे पढ़ने का लहजा होता है का खा गा घा, इस प्रकार से पढ़ देते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो इसी प्रकार से है, का खा गा घा इंग्या, इस प्रकार से इन्हें पढ़ा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का देखो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा, ये सभी ध्वनियाँ कैसी हैं, अल्प प्राण है। कैसी हैं, अल्प प्राण। अब देखो, और इसके अलावा जो 2 ध्वनियाँ रह गई हैं, दूसरा और चौथी ध्वनियाँ, प्रत्येक वर्ग की दूसरी और चौथी, इनको महाप्राण कहते हैं। महाप्राण इसलिए कहा जाता है कि इनको बोलते समय ज़्यादा जोर की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग में च, छा, जा, झा, झा, या। अब देखो इसमें चा, झा और या, ये आपकी अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं, और बाकी छा और झा ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं। प्रत्येक वर्ग में इसी प्रकार से इसको आप सेट कर लीजिए। अगर सिंपल सा फॉर्मूले के तरीके से याद करना चाहते हो तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड, ये आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। तो अल्प प्राण से आप 135 याद भी कर सकते हो, 135, इनको क्या कहते हैं, अल्प प्राण। और जो रह गया है आपका दूसरा और चौथा 24, इसको आप याद कर सकते हो कैसे, ये आपके महाप्राण ध्वनियाँ हैं। कैसे, महाप्राण। तो 135 अल्प प्राण और 24 महाप्राण, 135 अल्प प्राण, 24 महाप्राण, ऐसे भी याद कर सकते हो। और ये केवल का वर्ग के लिए नहीं है,
ये प्रत्येक पांचों वर्ग के लिए है। प्रत्येक वर्ग की पहली ध्वनि अल्पप्राण, प्रत्येक वर्ग की दूसरी ध्वनि महाप्राण, प्रत्येक वर्ग की तीसरी ध्वनि अल्पप्राण और प्रत्येक वर्ग की चौथी ध्वनि महाप्राण। ऐसे आपको प्रत्येक वर्ग का ही है, बिल्कुल इजी हो जाता है ऐसे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला पूछा जाता है स्वर तंत्रियों के आधार पर जो वर्गीकरण है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो वर्गीकरण है, वहाँ से प्रश्न। अब देखो इसमें पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड सघोष है, कौन सा वर्ड अघोष है। तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल ही है। आगे के जो दोनों प्रत्येक वर्ग के आगे के दोनों वर्ड, पहले और दूसरे वर्ड, ये आपके अघोष कहलाते हैं। क्या कहते हैं? अघोष। और तीसरे, चौथा और पांचवा वर्ड, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड सघोष कहलाता है। अब ये अघोष सघोष क्या होता है? अघोष सघोष का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलते समय स्वर तंत्रियों में कम कंपन होता है उन्हें अघोष कहते हैं, और जिनको बोलते समय अधिक कंपन हो उन्हें सघोष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें सघोष को कभी कभी घोष भी कह दिया जाता है। घोष या सघोष एक ही बात होती है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। घोष और सघोष क्या होता है? एक ही बात है। और आपको याद रखने के लिए बता दूं, जैसे आप अघोष सघोष में कंफ्यूज हो जाओ तो सेट करते समय कि अघोष आगे था कि सघोष पीछे है, तो वर्णमाला में पहला वर्ड हमारा आ होता है। कौन सा होता है? आ। तो इसमें भी आ पहले नंबर पे आएगा, तो पहले दोनों वर्ड आपके अघोष हैं। इस प्रकार से आप एक रिलेट कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं आप कभी भी कि अघोष आगे वाले वर्ड है कि पीछे वाले वर्ड है। आ पहले आता है तो अघोष पहले के दो वर्ड हो जाएंगे, और सा वर्णमाला में बाद में आता है तो बाद में हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे उच्चारण स्थान तथा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब रही बात देखो अंतस्थ व्यंजन का क्या है, ये सघोष हैं कि अघोष हैं। जितने भी आपके अंतस्थ व्यंजन हैं ये अल्प प्राण हैं। कैसे हैं? अल्प प्राण, क्योंकि इनको बोलते समय हमें अधिक जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। बोल के देखो, या, रा, ला, बा, आसानी से इनको हम उच्चारित कर सकते हैं। वहीं इसके विपरीत जो ऊष्म व्यंजन हैं वो कैसे हैं? महाप्राण हैं। कैसे हैं? महाप्राण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं आपके, क्योंकि इनको बोलते समय हमें अधिक जोर लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपके जो या, रा, ला और वा हैं, ये सभी आपके सघोष ध्वनियाँ हैं। कैसी हैं? सघोष ध्वनियाँ हैं। जोर कम लगाना पड़ेगा लेकिन स्वर तंत्रियों में कंपन अधिक होता है। वहीं आपके जो तीनों सा हैं वो आपके अघोष ध्वनियाँ हैं। कैसी हैं? अघोष ध्वनियाँ। सा, 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 ये कैसी हैं? सघोष ध्वनियाँ हैं। लेकिन जो आपका हा है ना, हा रहता है ना, ये आपका सघोष ध्वनि है। कैसी है? सघोष ध्वनि। तो आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत हो, नोट कर ले एक बार, आराम से याद हो जाएगा। अघोष कौन, सघोष कौन। अघोष सघोष इसमें विपरीत चलता है। अल्प प्राण होंगे वो आपके सारे कैसे होंगे? सघोष, और महाप्राण होंगे वो अघोष होंगे, केवल इनको छोड़ के। इसमें इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो नोट, ये नोट काफ़ी काम आने वाला है आपका। सुनो, सभी स्वर अल्प प्राण व सघोष होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण। आ से लेकर और औ तक। कहाँ तक? आ से लेकर औ तक। स्वरों को कहाँ से? आ से लेकर औ तक पढ़ते हैं। अंग और आहा तो आपका अयोग भाव हो जाता है, तो उसका कोई अघोष सघोष नहीं बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। अल्प प्राण और सघोष होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो उच्चारण स्थान में और भी थोड़ा डिटेल में अगर जानने की कोशिश करें तो क्या है, उच्चारण स्थान कंठ जो हमने पढ़ा था अभी, उसमें थोड़ा और डिटेल में मैंने बताने का प्रयास किया है। यहाँ से देखो कंठ जो है, जिसे हम गला कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान क्या है? छोटा आ, बड़ा आ, पूरा का वर्ग। का वर्ग मतलब का, खा, गा, घा, या। उसके बाद हा और विसर्ग, इनके उच्चारण स्थान कंठ है। और तालु की यदि बात करें तो ई,
या संकर वाला सा, चा वर्ग पूरा, कौन सा, चा वर्ग पूरा, इनके उच्चारण स्थान तालु होता है। उसके अलावा रा, रिर, टा वर्ग और सा, जैसे षटकोण वाला सा कहते हैं, इनके उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है, मूर्धा। ला, सा और ता वर्ग, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। और इसके अलावा ओष्ठ, ओष्ठ की बात करें तो पा वर्ग तो आता ही इसमें, इसके अलावा छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ही इसमें आ जाते हैं आपके। ठीक है दोस्तों। तो और जब दो वर्ण मिलकर, जैसे संयुक्त स्वर हो गया, तो उनके दो वर्ण मिलकर आपको संयुक्त स्वर बनते हैं, तो दो ही उच्चारण स्थान होंगे। जैसे ओ और औ है, ओ और औ है, तो ओ का निर्माण कैसे होता है आपको पता है। ओ का निर्माण होता है आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ से क्या बनता है, ओ। आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो इन दोनों को मिलाकर कंठोष्ठ कहा जाता है, क्योंकि ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार देखो ए और आई, हमें पता है जो ए है, ए का निर्माण कैसे हुआ है, आ प्लस ई से, आ प्लस ई से हुआ है। मित्रों यहाँ पे आप देखते जाइए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको जब हम संधियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत काम आने वाली हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका ये कंप्लीट है तो लगभग वो हिंदी में ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। सबसे कठिन टॉपिक हमारा संधि पड़ता है उसमें, तो सिंपल बना देंगे बिल्कुल ईजी उसे। ठीक है। अब देखो आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ए। और ए का उच्चारण, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, ये दोनों मिलकर कंठ तालु कहलाते हैं। इसके अलावा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ जो है वो वा का उच्चारण स्थान हो जाता है, क्योंकि इसका जो दंतोष्ठ उच्चारण स्थान जो है वो वा का होता है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है। बढ़ते हैं आप देखो आगे अगली स्लाइड पर। मुख्य, अन्य मुख्य बिंदु में क्या है, जैसे अंतस्थ व्यंजन की हमने बात की थी, उसमें आपके यारा लावा है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में क्या है, तो एक बार आप देख लीजिए। ऊष्म व्यंजन के बारे में हमने बताया है कि जिन वर्णों को बोलते समय मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, और ये चार होते हैं। कौन कौन से, शा, शा, सा और हा। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन, वे व्यंजन जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे छे, त्र, ज्ञ, ये भी संख्या में चार होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उसके अलावा और भी हैं दोस्तों, जैसे उच्छिप्त व्यंजन क्या है, प्रकंपित या लुंठित वर्ड किसे कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन, अर्धस्वर, सीधा सीधा यहाँ से पूछ लेता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हाँ, तो उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं, डा और ढा। देखिए उच्छिप्त व्यंजन डा और ढा को क्यों कहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उच्छिप्त व्यंजन क्यों कहा गया है इन्हें। देखिए जो उच्छिप्त वर्ड है उसका अर्थ होता है फेंकना। उच्छिप्त का मतलब क्या होता है, फेंकना, बड़ी बड़ी बातों वाला नहीं, वो फेंकना, थ्रो करना, मतलब एक फेंकना तो अलग होता है, एक थ्रो करना होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो डा और ढा को जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो आगे की तरफ फिकती है, इसलिए इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। किसे कहते हैं, डा और ढा को उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। अगला है प्रकंपित या लुंठित वर्ड। वे वर्ड जिनको बोलते समय हमारी जीभ लोटपोट हो जाए, लुढ़क पुढ़क हो जाए, उनको हम प्रकंपित या लुंठित वर्ड कहते हैं। जैसे देखिए रा, रा को जब हम बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है वो कांपती हुई नजर आएगी, तो इसलिए इसे लुंठित या प्रकंपित वर्ड कहा गया है। इसके अलावा पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन ला को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब पार्श्विक व्यंजन ला का हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ का अगला सिरा हमारे तालु को टच करेगा, और उसी समय टच करते समय जीभ के दोनों तरफ से ऊष्मा बाहर निकलती है, हवा बाहर निकलती है दोनों तरफ से, और इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अर्धस्वर,
अर्ध स्वर या और वा को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है सीधा सीधा, किन वर्णों को अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे आके। तो देखो या और वा, इनको हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि देखो ये जो है या का निर्माण कैसे हुआ है, ई प्लस आ बराबर मिलकर बनता है या। ये भी आपका संधि में आएगा। और उ प्लस आ बराबर बनता है वाह। इसलिए इनको क्या कहते हैं, अर्ध स्वर या अर्ध स्वर कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्तों। आगत व्यंजन, वे शब्द जो अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं आगत या ग्रहित व्यंजन कहलाते हैं। आगत का मतलब ये दोस्तों, जो विदेशी भाषा के शब्द हैं भारतीय हिंदी भाषा में, उन सभी सब वर्णों को हम आगत व्यंजन या आगत वर्ण कह देते हैं। अब इनकी पहचान कैसे होती है? देखिए, जा के नीचे जो ये नुक्ता लगा हुआ है, बिंदी लगी हुई है, या फा के नीचे जो ये बिंदी लगी होती है, हमें इससे इसकी पहचान हो जाती है। तो ज़्यादातर आपको इसी प्रकार से ऑप्शन में मिल जाएगा। जा के नीचे ये बिंदु है, फा के नीचे है, का के नीचे देखिए यहाँ पे, खा के नीचे और पा के नीचे, इससे हम पहचान लेंगे। आपको सीधा सीधा पूछेगा कि निम्न में से कौन सा आगत या ग्रहित व्यंजन है, तो आप नुक्ता को देख के पहचान जाओगे। जा, फा, का, पा, फा, ये इस प्रकार की ध्वनियाँ आगत या ग्रहित व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। अनुस्वार वर्ण, अनुस्वार वर्ण कौन से होते हैं? वे वर्ण जिनको बोलने के लिए मुख तथा नाक दोनों की सहायता ली जाती है, उन्हें अनुस्वार वर्ण कहते हैं। जैसे या, ड़ा, या, ना और मा। कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो अनुस्वार वर्ण कहलाता है। ओके, तो हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।